लग्जरी आइसक्रीम की बढ़ रही है लज्जत। ये है किमची, कोरिया की लजीज चीज जो खूब पसंद की गई है नॉर्थ अमेरिका में। और इस कंपनी ने साबित कर दिया है कि इसके नमक का दाना दाना लाजवाब है। लेकिन सबसे पहले ये मीठे मीठे डीप फ्राइड रिंग्स जो है एक मशहूर फास्ट फूड। ग्लेज्ड डोनट्स पूरी दुनिया की सबसे लोकप्रिय मिठाइयों में से एक है, लेकिन इनके बीच ये सुराग हमेशा से नहीं था। अमेरिकन नाविक कैप्टन हैंसन ग्रेगरी ने सन 1847 में रिंग डोनट की खोज की थी। कहते हैं कि वो इस बात से परेशान थे कि उनके डोनट्स बीच में से कभी ठीक से नहीं पकते, इसलिए उन्होंने उनके बीच में एक नमकदानी की मदद से सुराख कर दिया। और आज रिंग डोनट्स को करीब करीब सब लोग पसंद करते हैं। पता चला है कि व्यस्त पुलिस वाले भी ड्यूटी के दौरान इन्हें खाते रहते हैं। मेरा टोरंटो में एक स्टोर था और जब भी पुलिस वाले वहाँ आते वो हमेशा जल्दी में होते थे, तो हम उनसे कुछ नहीं कहते, उनके हाथ में बस डोनट थमा देते। इसकी शुरुआत होती है आटे से। सिर्फ ग्लेज डोनट्स के लिए ही डोनट टाइम एक साल में 10 लाख किलोग्राम आटा इस्तेमाल करता है। आटे को साइलो से मिक्सर तक पंप किया जाता है। पानी को आटे में मिलाया जाता है, जबकि यीस्ट और शुगर को बकेट्स में नापकर हाथ से डाला जाता है। इनका सही वजन गुप्त रखा गया है, लेकिन इन चीजों को 15 मिनट तक मिलाया जाता है। फिर 250 किलो वजन वाला डोनट डो ट्रफ में निकल आता है। ऐसे हर मिक्स से करीब 2,50,000 डोनट्स बनते हैं। अब इस गुंदे हुए आटे का सफर शुरू होता है। इसे ऊपर उठाया जाता है और फिर डोनट्स में बदला जाता है। जब डो ट्रफ अपनी जगह पहुंच जाता है तो फिर गुंदे आटे को एक्सट्रूडर में डाला जाता है, जहां ये मशीन इसके रिंग्स बना देती है। एक्सट्रूडर के पिस्टन कटर 1 घंटे में एकदम सही आकार वाले करीब 1000 डोनट रिंग्स बनाते हैं। ये फिर प्रूफिंग प्लेट्स पर गिरते हैं, जिन पर इन्हें चिपकने से बचाने के लिए आटा लगा होता है। अगले 25 मिनट के दौरान डोनट्स प्रूफर से होकर गुजरते हैं। गर्मी और नमी का एक सटीक मेल ये सुनिश्चित करता है कि वो एकदम सही बने। आइए एडी से इस बारे में जानते हैं। ये इन्हें ज्यादा नरम और फुला देता है। इससे ये बात पता चलती है कि डोनट्स उम्मीद के मुताबिक ही बनेंगे। इसके बाद डोनट्स को धीरे से 8.5 मीटर लंबी फ्राइंग कन्वेयर में डाल दिया जाता है, जिसमें 190 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला वेजिटेबल ऑयल होता है। तेल में डूबी एक मैश कन्वेयर इन्हें आगे बढ़ाती रहती है। इन्हें लगातार चलाया जाता है ताकि ये जले नहीं। इससे पहले कि ये तेल में डुबकी लगाएं, क्वालिटी कंट्रोल के मकसद से टोलो इन पर नजर रखती है। जिस डोनट का रिंग एकदम सही नहीं होता, वो उन्हें बाहर निकाल देती हैं। इनका आकार एकदम गोल और सुराख इनके ठीक बीच में होना चाहिए, वरना ये ठीक से तले नहीं जाएंगे। आधे रास्ते पहुंचकर डोनट्स को पलट दिया जाता है ताकि इनका दूसरा हिस्सा भी तला जा सके। जब ये तले जाते हैं तो इनके चारों तरफ एक सफेद ग्लेज्ड रिंग बन जाती है, तो हम इसे कहते हैं स्कंक लाइन या प्रूफिंग लाइन। फिर हम देखते हैं कि डोनट की साइड में एक स्कंक लाइन है या नहीं। ये एक ऐसा स्कंक है जिसके नजदीक जाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी ग्लेजिंग होनी बाकी है। अब इन्हें इस आइसिंग वाटरफॉल के नीचे से गुजरना होगा। ग्लेज दरअसल आइसिंग शुगर, शॉर्टनिंग और पानी का मेल होता है। यह है शंकर, 5 साल से डोनट टाइम में ग्लेज को मिक्स करते आए हैं। मुझे ग्लेज एरिया पसंद है। शंकर रोजाना 2600 किलोग्राम ग्लेज बनाते हैं। ये मात्रा इतनी है कि एक साल के दौरान इससे आम साइज के 3333 बाथटब भर सकते हैं। ये तो हर बच्चे का सपना होगा कि वो ऐसे किसी बाथटब में गोता लगाए या उसमें तैरे। वाह, क्या शानदार नजारा है। जरा इसे स्लो मोशन में देखते हैं। अब वक्त है इन्हें ठंडा करने का। डोनट अब स्पाइरल कूलर में दाखिल होते हैं और इन्हें 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। 10 मिनट के बाद ये अगले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी पैकेजिंग। हर क्लैम शेल में 6 ग्लेज डोनट्स को पैक किया जाता है और एक बार में ऐसे 24 शेल्स को केसेस में लोड किया जाता है। फिर इन्हें पैलेट्स में रखते हैं और अब ये शिपिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस फैसिलिटी की इस लाइन से हम हर साल करीब 1 करोड़ ग्लेज्ड रिंग डोनट्स तैयार करते हैं। यानी मैं अकेले जितने डोनट्स खा सकता हूँ, उससे 10 या 20 लाख ज्यादा। मुंह में पानी आ जाता है, दिल कहता है कि एक उठा ही लो।
रिंग डोनट्स। इन्हें मशहूर बनाने वाली चीज ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप खा नहीं सकते। आज तक बना सबसे बड़ा डोनट कितना बड़ा था? इसकी चौड़ाई करीब 5 मीटर थी और वजन था 1.5 टन। किमची कोरिया की एक पारंपरिक डिश है जिसे फ्रेश नापा कैबेज से बनाया जाता है, जिसका नमक, लहसुन और हॉट पेपर सॉस के साथ फर्मेंट करके अचार बनाया जाता है। कोरिया के लोग हर साल 16 लाख टन किमची खाते हैं। कुछ लोग इसे हर खाने के साथ खाते हैं। नाश्ता अचार का? हे, हम कोरिया के पसंदीदा खाने की बात कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं। पूछते हैं क्यों किम से। ये कनाडा के मिसिसॉगा, ओंटारियो में है, जो इस देश का पहला किमची प्लांट है। किमची बहुत लंबे समय से कोरिया की खुराक का एक अहम हिस्सा रहा है, करीब 1000 साल से। किमची में ढेर सारे फाइबर और विटामिन होते हैं और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद भी हैं। आज किमची को दुनिया के सुपर फूड्स में से एक माना जाता है। किमची एक सुपर फूड है क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी हमारे पेट में रहने वाले सेहतमंद बैक्टीरिया। किमची की फर्मेंटेशन प्रक्रिया चीज या योगर्ट से बहुत मिलती जुलती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए शानदार है। ये कोरिया में इतनी लोकप्रिय है कि जब उनसे तस्वीर खिंचवाने के लिए मुस्कुराने को कहा जाता है तो फोटोग्राफर कहता है किमची। हम किमची को इसी तरह अभिव्यक्त करते हैं। ये चीज तो अंतरिक्ष में भी अपने कदम रख चुकी है। कोरिया की पहली अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भी इसे अपने साथ ले गई थी। इसे बनाने की शुरुआत होती है पत्ता गोभी से। किमची कोरिया हर साल 73,000 किलोग्राम से ज्यादा नापा कैबेज का इस्तेमाल करती है। पत्ता गोभियों को बीच से काटने के बाद हर आधे हिस्से को थोड़ा चीरा जाता है ताकि उसमें सॉस अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। हर आधे हिस्से को धोया जाता है, उसमें नमक लगाया जाता है और रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। हम उन सबको करीब 1 दिन के लिए नमक वाले पानी में रखते हैं। ये अचार बनाने की प्रक्रिया है। तो इस तरह मिलता है किमची को अपना नाम। किमची शब्द प्राचीन कोरियन शब्द चिमचे से निकला है, जिसका मतलब है सब्जियों को नमक के घोल में डुबोना। किमची की कई किस्में होती हैं। इस किमची को कहते हैं पोगी किमची या होल कैबेज किमची। आप किमची कोरिया में किसी से भी पूछिए कि आपकी पसंदीदा किमची कौन सी है, उन सब का जवाब एक ही होगा। मेरी पसंदीदा है पोगी किमची। और ऐसा कहने वाली ये अकेली नहीं है। पोगी किमची कोरिया में सबसे पसंदीदा किमची है क्योंकि पत्ता गोभी की पत्तियों की अलग अलग परतों में टेक्सचर्स भी थोड़े थोड़े अलग होते हैं। जब पत्ता गोभी के 2 आधे टुकड़ों को नमक वाले पानी में 24 घंटे तक डुबोया जाता है, फिर इन्हें पानी निकलने के लिए बाहर 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इन्हें जोर से नहीं दबाया जाता वरना टेक्सचर बर्बाद हो जाता है। किमची बनाने के साथ कई प्रक्रियाएं जुड़ी हैं। इनमें से कुछ का ऑटोमेशन किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रक्रियाएं हाथ से ही की जाती हैं। सच ये है कि यहाँ कई काम हाथ से किए जाते हैं ताकि कोरिया की इस 1000 साल पुरानी परंपरा का पालन किया जा सके। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कुछ मत करो। जब पत्ता गोभी से पानी निकल रहा होता है तब किमची स्टफिंग या सॉस तैयार किया जाता है। किमची सॉस मसालेदार, खट्टा और स्वादिष्ट होता है। ये सचमुच आपको बहुत मजेदार लगेगा। इस सॉस की मुख्य सामग्री कोरिया की मूली है, जो लाल और सफेद मूलियों के मुकाबले कम तीखी और ज्यादा मीठी होती हैं। मूली को मशीन के जरिए कसा जाता है और इसके टुकड़े स्पैगेटी जितने बारीक काटे जाते हैं। किमची कोरिया में हर साल 15,000 किलो तक मूली इस्तेमाल की जाती है। कसी हुई मूली को मिक्सर में भेजा जाता है ताकि सॉस बनाने की शुरुआत हो सके। कटा हुआ लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, झींगों की प्यूरी और पिसी हुई अदरक को सॉस के इस मिश्रण में डाल दिया जाता है। पर ये अभी बना नहीं है। और भी कई मसाले डाले जाते हैं। हाँ, सही कहा क्यों किम। इसके बाद कोरिया किमची इसमें नमक, सेसमी सीड्स, चावल का चिपचिपा पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिर्च का पाउडर डालती है, जिससे इस सॉस को इसका तीखा मसालेदार स्वाद मिलता है। आखिर में एंचोवीज और सीवीड से बने शोरबे को इसमें डाला जाता है। सीवीड को फूड एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ताकि किमची को लंबे समय तक ठीक रखा जा सके, और आज भी इसे इसलिए डाला जाता है ताकि इसका स्वाद पहले जैसा ही रहे। सॉस में डाली जाने वाली तमाम चीजों के तैयार हो जाने के बाद इस मिक्सचर को टरबाइन मिक्सर में मिलाया जाता है। ये किमची कोरिया की चंद ऑटोमेटेड प्रोसेसेस में से एक है और इसके जरिए रोजाना 150 पत्ता गोभियों के लिए सॉस बन जाता है। वाह, ये तो दिखने में ही बहुत चटपटा लग रहा है।
इधर तैयारी वाली टेबल पर किमची को हाथ से बनाया जाता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि पत्ता गोभी की हर परत सॉस से पूरी तरह सराबोर हो जाए। अब इन पत्ता गोभियों के टुकड़ों पर सॉस लगाया जाता है और इन्हें इस तरह पत्ता गोभी के एक पत्ते में लपेटा जाता है। हम कोशिश करते हैं कि इन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। ये दरअसल कंबल में लिपटे किसी छोटे बच्चे जैसी लगती है। तैयार किमची को अब 4.4 लीटर के जार में रखा जाता है। हर जार में मसाले वाली लगभग 7 पूरी पोगी किमची रखी जाती है और इनका ढक्कन हाथ से बंद किया जाता है। इन पर हाथ से ही लेबल लगाया जाता है और इन पर वजन का स्टिकर भी लगाया जाता है और वो भी हाथ से। इसके बाद इन्हें फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो सके। आपको वो बैक्टीरिया याद है ना जो किमची को इतना सेहतमंद बनाते हैं? दरअसल उनका काम यही शुरू होता है। वो किमची में मौजूद नेचुरल शुगर्स को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे पत्ता गोभी का अचार बनता है। साथ ही इसका तीखा और खट्टा स्वाद भी बरकरार रहता है। इस पूरी प्रक्रिया को -1 डिग्री से -4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करीब 1 हफ्ता लगता है। फिर पूरा देश इसके स्वाद का मजा ले सकता है। कुछ लोगों को ताज़ा बनी किमची पसंद आती है, जैसे कि एक दिन पुरानी किमची। इसे जितने लंबे समय तक फर्मेंट किया जाएगा, इसका स्वाद उतना ही तेज होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे काटते हैं या मसाला लगाते हैं, किमची है ही शानदार। किमची यानी कोरिया। किमची। कोरिया की कौन सी लोकप्रिय डिश में चावल, सब्जियां, मांस और एक फ्राई किया हुआ अंडा होता है? बिबिम्बिप। कहते हैं कि पहली आइसक्रीम बार का आविष्कार 1920 में ओहायो के यंगस्टाउन में हैरी बर्थ ने किया था। उन्होंने इसे नाम दिया गुड ह्यूमर आइसक्रीम सकर। करीब 100 साल बाद चैपमैन्स ने इस रेसिपी को परफेक्ट बना दिया। इसे चैपमैन्स की बेहद खास वनीला आइसक्रीम से बनाया जाता है। इसकी परत में मिल्क चॉकलेट और असली बादाम होता है। ये महंगी आइसक्रीम बार दिखने में जितनी अच्छी लगती है, स्वाद में उतनी ही खास है। चैपमैन्स की दास्तान 1968 में शुरू हुई जब सदर्न ओंटारियो में पैनी की मुलाकात हुई डेविड चैपमैन से। इन्होंने मुझे कोन्स में आइसक्रीम डालने की 16 की उम्र में नौकरी दी। और उसके बाद दूसरी बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। हाँ, इनके सामने कोई विकल्प नहीं था। और ये शादी सचमुच आदर्श साबित हुई। जी हाँ, किसी स्टिक पर चॉकलेट और आइसक्रीम से बेहतर मेल और क्या होगा। एक आइसक्रीम बार बनाने के लिए सबसे पहले आपको वनीला आइसक्रीम बनानी होती है और उसके लिए आपको चाहिए ढेर सारी क्रीम। सबसे पहले टैंकर ट्रक्स 50,000 लीटर के बैचेस में ताज़ा क्रीम चैपमैन के स्टोरेज साइलोज तक पहुंचाते हैं। इसके बाद आइसक्रीम को पाइप्स के जरिए ब्लेंडिंग रूम तक पंप किया जाता है, जहां इसमें शक्कर मिलाई जाती है। इसे एक जैसा मिलाने के लिए और बर्फ के बड़े क्रिस्टल्स बनने से रोकने के लिए इसमें एमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं। लिक्विवर्टर नाम की एक मशीन इन तमाम चीजों को करीब 30 मिनट तक आपस में मिलाती रहती है। हमने अभी इसमें शक्कर और स्टेबलाइजर्स डाले हैं और इन्हें मिलाने का काम पूरा हो गया है। अब हम इसे बैच टैंक्स में पहुंचाएंगे। हम एक दिन में आइसक्रीम के करीब 200 बैच टैंक बनाते हैं। इसका मतलब हुआ 8 करोड़ लीटर से ज्यादा आइसक्रीम। ये तो बहुत सारी आइसक्रीम है। इसके बाद इस मिक्सचर को पैस्चराइज किया जाता है ताकि इनमें कोई बैक्टीरिया न रहे। जेम्स ये सुनिश्चित करते हैं कि क्रीम 78 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म हो। अब इस मिक्सचर को फ्रीजर्स में पंप करके इसे -6 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है ताकि इसे एक समान सॉफ्टनेस मिल सके। फ्रीजर से ये मिक्सचर अब एक स्टेनलेस स्टील पाइप के जरिए एक्सट्रूजन हेड तक पहुंचता है, जो एकदम सही आकार की आइसक्रीम बार्स इस पर गिराता जाता है। इसी दौरान इनमें एक बोट आई स्टिक डाली जाती है और झटपट इसे वायर से काटा जाता है। आइसक्रीम एक्सट्रूशन हेड से प्रति मिनट 36 से 40 राउंड के हिसाब से निकलती है। एक्सट्रूजन हेड मशीन इतनी तेजी से काम करती है कि 1 लाख बोटाई वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल रोज किया जाता है, यानी हर साल 3 करोड़ 50 लाख स्टिक्स का। और ये इतनी होती हैं कि लंबाई में टोरंटो से वैंकूवर तक की दूरी तय कर लें। और ये काम इतना है कि बोटाई स्टिक लोडर पैटी पूरे साल व्यस्त रहती हैं। आइसक्रीम मुझे हमेशा से ही पसंद रही है, लेकिन मैंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। इस तरफ ध्यान रहता है मेरे पति का। अब उनका कहना है कि ये मेरे बड़े फूड ग्रुप में से एक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ पैटी। एक्सट्रूजन हेड से आइसक्रीम बार्स एक कन्वेयर पर आगे बढ़ती हुई फ्रीजिंग टनल तक पहुंचती हैं, जहां इन्हें -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 40 मिनट तक ठंडा किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि चॉकलेट में डुबोए जाते वक्त आइसक्रीम सख्त जमी हो। लेकिन उस काम के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। नहीं,
फ्रीजिंग टनल से निकलने के बाद एक भारी औजार कन्वेयर बेल्ट से टकराता है। जमने की प्रक्रिया के दौरान आइसक्रीम बार्स चिपक जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बचपन में आपकी जीभ धातु के किसी खंबे से चिपक गई हो। हाँ, आपकी मिसाल तो ठीक ही लग रही है। शायद ये औजार बार्स को नीचे वाली बेल्ट से अलग कर देता है और मैकेनिकल फिंगर्स की एक कतार एक बार में 12 आइसक्रीम को उठा लेती है। अब इन बार्स को स्टिक की तरफ से एक कन्वेयर बेल्ट पर लगाया जाता है जो इन्हें एक डुबकी लगाने ले जाती है। ये है चॉकलेट में डुबकी। चैपमन्स में हर साल 67,000 किलोग्राम से भी ज्यादा चॉकलेट और 11,000 किलो बादाम इस्तेमाल किए जाते हैं। बार्स को अब उल्टा कर दिया जाता है और चॉकलेट और बादामों का ये घोल ऊपर उठकर इन बार्स पर एक परत बना देता है। ये सचमुच एक बेहद मीठा बात है। इसके बाद हर बार को एक कन्वेयर पर रख दिया जाता है। फिर हर बार रैपर तक पहुंचती है जहां एक एक को लपेटा जाता है। यहाँ से ये बार्स आगे जोएन तक पहुँचती हैं, जो इन्हें इकट्ठा करके पैकिंग के लिए तैयार करती हैं। एक पैकेट में 8 आइसक्रीम होती हैं, जिससे पूरे परिवार का काम चल जाता है। तैयार बॉक्सेस को हीट सील किया जाता है। इनके 6-6 के पैक बनाए जाते हैं और प्लास्टिक में लपेटा जाता है। इसके बाद इन्हें पैलेट पर रखकर आखिरी बार सील किया जाता है और बाहर भेजने से पहले फ्रीजर में रख दिया जाता है। पिछले साल हमने करीब 2.5 लाख बॉक्सेस बेचे थे। यानी एक साल में 20 लाख आइसक्रीम बार्स। लेकिन आइसक्रीम के इस कारोबार से डेविड और पेनी चैपमैन का लगाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। दुनिया में इससे बढ़िया काम और कोई नहीं हो सकता। रोजाना 3 बजे हमें आइसक्रीम को टेस्ट करना होता है। काफी मुश्किल काम है, लेकिन किसी को तो करना ही होगा। दुनिया के सबसे महंगे आइसक्रीम संडे की कीमत क्या थी? $1,000। ये 23 कैरेट सोने के वर्क में ढका था। मध्यकालीन दौर में नमक इतना दुर्लभ और कीमती होता था कि इसे सफेद सोना कहा जाता था। लेकिन आज तो नमक बेहद आम चीज हो गई है। आज दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन नमक बनाया जाता है। नमक कई किस्म का होता है, लेकिन हमारी दिलचस्पी जिस नमक में है वो है कोशर सॉल्ट। कोशर सॉल्ट के फ्लेक्स खाने में इस्तेमाल होने वाले आम नमक के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। ये नाम इसे मीट कोशर बनाने वाले नमक से मिला, यानी मांस को यहूदियों के आहार संबंधी नियमों के अनुरूप बनाने में। अगर कोशर सॉल्ट को मांस पर छिड़का जाए तो इसके ज्यादा बड़े फ्लेक्स खून को बाहर खींच लेते हैं। कोशर सॉल्ट बेहद खास व्यंजनों को बनाने के लिए भी ज्यादा लोकप्रिय है। इसका श्रेय जाता है इसके ज्यादा बड़े फ्लेकी क्रिस्टल्स को। विंडसर सॉल्ट कनाडा में सबसे बड़ी नमक निर्माता कंपनी है। ये सन 1893 से नमक बनाती आ रही है। आज इन्हें अपना कच्चा नमक एक हैरत अंगेज जगह से मिलता है। इंजीनियर स्टीवन वॉन इस बारे में बता रहे हैं। कच्चा नमक जमीन के नीचे 450 मीटर की गहराई पर मौजूद है। इसे निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है सॉल्यूशन माइनिंग। सबसे पहले 450 मीटर की गहराई तक उन चट्टानों तक कुएं खोदे जाते हैं जो नमक के प्राकृतिक भंडारों से भरे होते हैं। फिर इन कुओं में ताज़ा पानी पंप किया जाता है जो चट्टानों से नमक को घोल देता है। इस तरह जो खारा पानी या ब्राइन बनता है उसे पंप के जरिए सतह पर लाकर प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक ले जाया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद इस ब्राइन को 3 मंजिल जितने ऊंचे कई हाई वैक्यूम टैंक्स के जरिए पंप किया जाता है। यहाँ इसे उबाला जाता है। ज्यादातर पानी भाप के रूप में उड़ जाता है और नमक के क्रिस्टल नजर आने लगते हैं। अब इस घोल को स्लरी के नाम से जाना जाता है। स्लरी आंशिक रूप से सुपर सैचुरेटेड ब्राइन और ठोस नमक होता है। इंजीनियर बिल यहाँ इसकी झटपट जांच करते हैं। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि इसके क्रिस्टल ठीक से बन रहे हैं या नहीं। मैं स्लरी को निकाल दूंगा, जिसके बाद क्रिस्टलाइज्ड नमक बचा रहेगा। अगर बिल इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि क्रिस्टल ठीक से बन रहे हैं तो स्लरी को ड्रायर में पंप कर दिया जाता है। घूमते हुए ये विशाल ड्राइंग ड्रम्स बाकी बचे पानी को 315 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हवा की मदद से नमक से हटा देते हैं। अब बाकी बचे रहते हैं छोटे और आराम से लुढ़कते नमक के क्रिस्टल यानी टेबल सॉल्ट्स। अब वक्त है टेबल सॉल्ट को कोशर सॉल्ट में बदलने का। नमक के इन क्रिस्टल्स को झटपट फेकर प्रोसेस में भेज दिया जाता है जो इस नमक की सपाट शीट्स बना देती हैं।
हम अपनी प्रेसेस से जिस महीन नमक को गुजारते हैं उसके हर 5 टन में से करीब 1 टन कोशर नमक मिलता है। कोशर सॉल्ट के लिए जरूरी बड़े फ्लेक्स हासिल करने के लिए शीट्स को ऑसिलेटर में भेज दिया जाता है। मारियो इस पर नजर डालकर ये सुनिश्चित करते हैं कि ऑसिलेटर सही मोटाई वाले कण बना रहा है या नहीं। कौन जानता होगा कि नमक बनाने में भी इतना ध्यान रखना पड़ता है। अब सही साइज के फ्लेक्स को पैकिंग के लिए भेजा जाता है और यहाँ जिम्मेदारी शुरू होती है डॉन की। हेलो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ सॉल्ट मैन। मैं ही नमक को इन बॉक्सेस में भरता हूँ। बॉक्स नमक से भरे जाते हैं। इन पर एक सेफ्टी सील लगाई जाती है। इसके बाद ऊपर वाले हिस्सों को ग्लू से सील किया जाता है। 1 घंटे में कोशर सॉल्ट के 3000 बॉक्स बनाए जा सकते हैं, यानी एक दिन में 72,000 और 1 साल में 2,60,00,000। एक कार्टन में 12 बॉक्स रखे जाते हैं और फिर रोबोटिक आर्म इन्हें पैलेट पर रखती है। अब इन्हें पूरे देश के स्टोर्स तक भेजा जा सकता है। तो अब आप समझ गए ना कि सोना कैसे बनता है। वैसे ये सोने जैसा ही है।